इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जी हाँ, और कार्यक्रम की शुरुआत आपका खास कार्यक्रम किसान की बात, और किसान की बात कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं हम दोनों, यानी कि मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं गौतम और कार्यक्रम में हाजिर हैं आपके लिए किसान की बात को लेकर के। और किसान की बात इसलिए भी जरूरी है कि किसान है तो खाद्यान्न है, और खाद्यान्न है तो सभी जो जनमानस है उनकी जीवन है। बिल्कुल, जनमानस है, सबका जीवन है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसान की बात में खास तौर पे हम लेकर आते हैं कुछ चुनिंदा विषय जो आपको जानकारी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी जानकारी के भंडार को भरते हैं, और इसके साथ साथ आपको आगे आने वाले समय के लिए सचेत करते हैं कि किस तरह से आप भावी पीढ़ी के लिए, भावी जीवन के लिए तैयार हो और किस तरह से तैयारी को कर सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ समय समय पर अपने विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीमा, आपने बहुत सही कहा। बहुत बात है जलवायु परिवर्तन की, जहां तक तो विश्व भर में जो जलवायु परिवर्तन का विषय है वो सर्वविदित है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान में जलवायु जो परिवर्तन है वो वैश्विक समाज के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इससे पार पाने के लिए हमें जो है सबको मिलकर एक साथ आना होगा। तो आज का जो हमारा विषय है सीमा, वो है जलवायु परिवर्तन के परिवेश में बीज उत्पादन का बढ़ता महत्व। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो कृषि का महत्व है वो कितना है, और आज जो हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में वो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रुचि बंसल। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के परिवेश में जो बीज का उत्पादन है और उसका बढ़ता महत्व है उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। और आप हमें डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट आप सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसके लिए नंबर है। जी हाँ, और आज हमारे लिए नंबर है 23421081 और 23421082। जैसे कि गौतम ने बताया कि आज जो विषय है, जैसे हम पहले ही बोले कि भावी पीढ़ी और खुद को भी तैयार करना है, भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है, तो जलवायु परिवर्तन एक चुनौती के रूप में वैश्विक समस्या आ गई है। तो इसी विषय पर डॉक्टर रुचि बंसल हमारे बीच मौजूद हैं, आज के विशेषज्ञ हैं, जो कि आज जलवायु परिवर्तन और इसके समाधान के लिए हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और जैसे कि सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है? जैसे कि जलवायु परिवर्तन आज के परिवेश में बहुत आयत से सुना जाने वाला शब्द है। तो जो जलवायु है ये जो पिछले कई सैकड़ों से जो हमारी दीर्घकालिक स्थिति है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और ये जो परिवर्तन है सैकड़ों वर्षों से जो जलवायु बनी चली आ रही थी जी, उसमें ये जो परिवर्तन है ये पिछले कुछ दशकों में, 3-4 दशकों में बहुत तेजी से हुआ है जी, जिस वजह से ये हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे तापमान में वृद्धि, इसका एक मुख्य प्रभाव है तापमान में वृद्धि। बिल्कुल, सूखा है, बाढ़ है, इनका अनप्रेडिक्शन मीन्स अचानक से इनका हो जाना, और इनकी जो आवृत्ति है, कई बार सूखा पड़ जाना, कई बार सूखा ना होना, इसी तरह कई बार बहुत ज्यादा बारिश का हो जाना और कई बार बहुत समय बारिश का ना होना। इसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो है, चूंकि हमारी जो कृषि है ये बहुत अधिक हमारी मौसम आधारित है, इस वजह से ये जो जलवायु में परिवर्तन है ये हमारे बीज के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर रहा है। और इसका प्रभाव केवल हमारी कृषि, हमारे अनाज, हमारे दलहन के उत्पादन पर ही नहीं, जो इसके अलावा कीट पतंगे हैं,
और पशु हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब जैसा कि देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक यह बताया गया है कि पिछले अगस्त तक जो बारिश हुई है वो 1903 के बाद अब तक भारत का सबसे सूखा महीना बन गया है, अगस्त 2023 का महीना। बिल्कुल। और इसी तरह से देखा जाए तो जून में बिपरजॉय जो चक्रवात था, यह सबसे लंबा अवधि का चलने वाला चक्रवाती तूफान था। तो इस तरह से ये जो बढ़ते हुए चक्रवात हैं, बढ़ता हुआ सूखा मौसम है जी, ये हमारे विभिन्न फसलों के उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और यहाँ पर हम बात करें कि प्रभावित कर रहा है तो उत्पादन में कमी आ रही है जी, उत्पादन में कमी है। तो जलवायु परिवर्तन एक कहते हैं खास तौर पे एक चुनौती बन गई है जिससे हमारी कृषि खास तौर पे प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन से कृषि तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही साथ हमारे जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे होंगे। उन पे क्या असर पड़ता है अगर हम बात करते हैं? जैसे अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो तापमान और आर्द्रता में वृद्धि हो रही है, इसके कारण नए नए कीट, नए नए फफूंद, बैक्टीरिया, इनकी नई नई किस्में उत्पन्न हो रही हैं। और चूंकि ये किस्में नई हैं और जो अभी हमारे पास विकसित किस्में हैं वो इन किस्मों के लिए तैयार नहीं है, तो ये नई किस्में हमारे लिए एक चुनौती है जी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार इस दिशा में नए नए अनुसंधान और नए नए कार्य कर रहा है और नई नई किस्में विकसित करने के लिए, चाहे वो सूखा, तापमान, बाढ़ ऐसी परिस्थितियां हो, या नए नए जो कीट हैं, पतंगे हैं या फफूंद, बैक्टीरिया, इनके प्रतिरोधी जो किस्में हैं उनको विकसित करने की दिशा में नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं और नई नई जो किस्में हैं वो भी रिलीज की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे हम लोग अगर बात करें जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि में अगर हम लोग बात करें जो कृषि का जो शुरुआती दौर होता है उसमें अब बीजों का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बीजों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस चीज़ों के लिए कैसे किसान भाई तैयार रहें, कौन कैसे बीज का चयन करें कि उनको जो है इन जलवायु परिवर्तन से जो चुनौती है उसका सामना कर पाए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो बीज है वो किसी भी किसान के लिए उत्पादकता की पहली इकाई है। बिल्कुल। तो उसकी सही गुणवत्ता और उसका सही होना, यह फसल की उत्पादकता और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कई गुना बढ़ा देता है यदि आपकी बीज की गुणवत्ता सही है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो जलवायु परिवर्तन है और इसके तहत जैसे कि तापमान में वृद्धि हो रही है जी, तो उस तापमान में वृद्धि के कारण देखिए दो चीजें हैं। एक तो बीज का उत्पादन कम हो रहा है, माने कि जो पौधा है वो बीज को कम संख्या में बना पा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है इसके अलावा जो बीज की गुणवत्ता है, गुणवत्ता माने बीज में अलग अलग तरह के पोषक पदार्थ हैं, जैसे अलग अलग विटामिन हैं और अलग प्रोटीन है या तेल है, जो हमारी सरसों हो गई, तिल हो गया, इस तरह की जो हमारी फसलें हैं, तो ये जो पोषक पदार्थ हैं, एक तो इनकी भी गुणवत्ता में कमी आ रही है और इनका जो प्रतिशत है हमारे बीजों में वो भी कम हो रहा है। जब तापमान अधिक होता है और जैसे अगर हम रबी की फसलों को देखें, जैसे गेहूं हो गया या चना हो गया, तो इसमें हम देखते हैं कि फरवरी के दौरान सामान्यतया अभी पिछले कुछ वर्षों से जो तापमान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और उस समय में जो ये हमारी फसलें हैं इनमें बीज निर्माण हो रहा होता है, परागण हो चुका होता है और बीज का निर्माण हो रहा होता है। तो उस समय वो बढ़ता हुआ तापमान, यदि हम गेहूं के संदर्भ में देखें जी, तो अगर दिन का तापमान 25 डिग्री या अधिकतम 30 डिग्री अगर इससे ऊपर जाता है तो हर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि पे लगभग 6% उत्पादकता में कमी आ जाती है। और इसके अलावा जैसे गेहूं के बीज में जो प्रोटीन उपस्थित है उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों ही घट जाती हैं। और सिर्फ दिन का तापमान ही नहीं, अगर हम अभी देखें तो पिछले कुछ समय में जो रात का तापमान है उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। तो वो रात के तापमान में वृद्धि वो भी इस बीज के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में जो कमी, दोनों को जो बुरी तरह प्रभावित कर रही है, उसके लिए ये दोनों ही उत्तरदायी हैं जी। और यहाँ पर हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो, लखनऊ से
मैं राजा बात कर रहा हूँ। जैसे मैम अभी आपने जिक्र किया था कि गेहूँ में जिससे जो है इसका असर पड़ जाता है, तो मेरा सवाल छोटा सा ये है कि जैसे जो दलहनी चीजें होती हैं, अरहर के बीज हुआ, मसूर का हुआ, उड़द का हुआ, तो क्या इन पर भी इस तापमान का असर पड़ता है? जी आपने बहुत सही सवाल पूछा है। और बिल्कुल जो दलहनी फसलें हैं इसके बीज पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जनरली अगर आप देखी जाए तो जो दलहनी फसलें हैं वो उच्च तापमान के प्रति गेहूं के अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी हैं। तो जो दलहनी फसलों पे इसका प्रभाव है वो गेहूं से कम पड़ता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए अच्छा होगा कि हम जो नई नई किस्में, जो सूखा विरोधी या अधिक तापमान को के विरोधी जो किस्में इजाद की जा रही हैं, हम उन किस्मों के बीजों का प्रयोग करें। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान है नई नई इजाद कर रहा है, तो कितना तैयार है हमारा अनुसंधान इस जलवायु परिवर्तन को लेकर, इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए? अगर हम देखें तो सन 2021 में हमारे प्रधानमंत्री श्री पीएम मोदी जी ने लगभग 35 नई किस्में हैं जो देश को समर्पित की हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और इससे लड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें गेहूं, चना, सोयाबीन और भी अलग बहुत सारे तिलहन, दलहनी, बहुत सारी नई नई किस्में मौजूद हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं में एक नई किस्म इजाद की है, HD 3385 जी, जो कि तापमान विरोधी है। और इसका अभी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अलग अलग स्थानों पर इसका गुणन, इसकी जो उत्पादकता है उस पर अभी ट्रायल्स किए जा रहे हैं। हाँ, और इसमें कुछ प्राइवेट कंपनी को भी जोड़ा गया है जिससे इसका उपयुक्त मात्रा में बीज पैदा किया जा सके। इसके अतिरिक्त चने में एक सूखा विरोधी किस्म है जी, वो भी सूखे से लड़ने के लिए बहुत उपयोगी है जी। और यहाँ पर हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार। गाजियाबाद से बोल रहे हैं जी हम। हमारा निवेदन ये है, जलवायु परिवर्तन का जो चुनौती किसानों के सामने जी, उसके आधार पर हमने 1986 में 88 में फरवरी में गेहूँ बोए जी। फरवरी में गेहूँ बोने के बाद में जैसे नॉर्मल और फसल हुई, क्योंकि उसमें फरवरी में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है ना जी, जो आने वाले समय है उसमें टेम्परेचर बढ़ने की चुनौती है हमारे सामने। उसके लिए हमने गेहूँ बोए इसके अनुसंधान पर जी, बिल्कुल। और वो गेहूँ इतना ही हुआ जितना नॉर्मली और खेतों में हुआ। तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आपको गेहूं की उतनी ही उत्पादकता मिली जितनी उत्पादकता आपको सामान्य रूप से मिलती है। हाँ, वो सवाल यही उनका सवाल है कि मतलब मेरे ख्याल से चुनौती के लिए भी तैयारी के लिए पूछ रहे हैं कि आगे किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। जी, तो इसी तरह से आप गेहूं की जो इस तरह की उच्च तापमान प्रतिरोधी किस्में हैं उनका बीज प्रयोग करके आप जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि बीज का कृषि में क्या महत्व है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जो नई नई बीजों की किस्में आ रही हैं उनका प्रयोग आप अपनी खेती में करें। इसके अलावा आप जैसे जल संरक्षण है, आपके पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे वो जल है चाहे वो खाद है। इससे एक तो आपको ये जो चुनौतियां हैं इस तरह की उनसे लड़ने में मदद मिलेगी, और उसके अतिरिक्त जो आपकी लागत है, लागत भी आपकी कम होगी, क्योंकि एक छोटे किसान के लिए लागत भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अपने संसाधनों का सही उपयोग तथा नई नई जो भी नई तकनीकें आ रही हैं, नई किस्में आ रही हैं, उनका प्रयोग आप अपनी कृषि में करें। जी बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर रुचि बंसल द्वारा दी जा रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर। और कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका अपना किसान की बात। सुनते रहिए आपका अपना किसान की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिल्कुल, हम लोग कार्यक्रम में हाजिर हैं किसान की बात कार्यक्रम को लेकर अपने श्रोताओं के लिए, और हमारे कार्यक्रम में एक सेगमेंट भी होता है सीमा, जी हाँ, बिल्कुल, जो महिला उद्यमी हैं या जो भी उद्यमी हैं उनको सरकार मेरी कहानी मेरी जुबानी और मेरी कहानी मेरी जुबानी में। और आज जो आमंत्रित किया है जिनको, उनका नाम है अनुष्का जायसवाल, जो कि एक महिला उद्यमी है। और महिला उद्यमी के साथ साथ इन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो परेड होना है उसमें कृषि मंत्रालय द्वारा आमंत्रण भी मिला है इनको, कल ये शामिल होंगी उसमें, और अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सुनते हैं अनुष्का जायसवाल की कहानी, कैसे इन्होंने प्रोग्रेसिव फार्मिंग में सफलता प्राप्त की और कैसे ये प्रेरणा बन सकती हैं दूसरे किसानों के लिए और महिला उद्यमियों के लिए। तो अनुष्का, पहले तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और जैसे कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक महिला उद्यमी हैं और आपका नाम है अनुष्का जायसवाल, और बहुत ही शोभा बढ़ाई है आपने हमारे स्टूडियो की, साथ ही साथ शोभा बढ़ा रही हैं आप देश की भी, क्योंकि कल आप गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आमंत्रित भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे अनुष्का आपके बारे में, हमारे इस वक्त श्रोता सुन रहे हैं जो भी, वो जानना चाहेंगे क्या खास है आप में जो कि इतनी बड़ा अवसर पर आपको ये मौका दिया गया। थैंक यू सो मच मुझे इतना ऑनर देने के लिए जी। एंड मैंने फार्मिंग शुरू की थी करीबन 3 साल पहले जी। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इसमें कभी भी काम करूंगी। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद बस मेरा एक शौक था फार्मिंग का, जो मैं अपने घर पे करती थी। उधर ही से एक प्रेरणा मिली कि इसको क्यों ना मैं अपना ही प्रोफेशन बना लिया जाए। एंड मुझे हमेशा से एक ग्रास रूट्स पे काम करना था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसकी एक अच्छे से ट्रेनिंग ली जाती है। फिर मैंने इसमें एक ट्रेनिंग में एनरोल किया, यहाँ नोएडा में अपनी एक ट्रेनिंग कंप्लीट की। एंड उसके बाद मैंने सोलन में भी इसकी ट्रेनिंग ली। फिर मैंने इसमें अपना सबसे पहला एक प्रोजेक्ट शुरू किया पॉलीहाउस फार्मिंग का, जो एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। जैसे हम बात करते हैं कि हम मौसम से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं लाइक फार्मिंग में, कि कभी भी कुछ भी, लाइक कभी बारिश हो रही है, कभी तेज़ धूप पड़ रही है, कभी इतने फ्लक्चुएशंस आते हैं टेम्परेचर में। बट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या होता है कि हम उस क्रॉप को अपने उस क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम बेटर ईल्ड भी ले पाते हैं एंड प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा जाता है। तो मैंने अपना पहला पॉलीहाउस जब सेटअप किया था, तो मैंने अपना सबसे पहला जो क्रॉप लिया वो था रेड येलो बेल पेपर्स। एंड आज हम लखनऊ का यूपी में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन लेते हैं रेड येलो बेल पेपर से 1 एकड़ में, विच इज़ अराउंड 35 टन्स, जो हम बैंगलोर में लेते हैं जहाँ का मौसम बहुत साथ देता है इस कल्टीवेशन के लिए। फिर इसके बाद जब मैंने और अपना 1 एकड़ से शुरुआत की थी एंड आज मैं 6 एकड़ में काम कर रही हूँ। तो मैंने इसके बाद 2 एकड़ और पॉलीहाउस अपना शुरू किया। उसमें मैं ये अपना इंग्लिश के कम्बर्स जो होते हैं वो हम करते हैं। फिर मैंने 3 एकड़ अपना ओपन में भी शुरू किया। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंडर मैंने गवर्नमेंट से एक सब्सिडी स्कीम मुझे मिली एंड उसमें हमने एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। उसके बाद उसमें जब हमने शुरू किया तो हमने एक्जॉटिक वेजिटेबल शुरू की, जैसे हमारी लेट्यूस हो गई, बेल पेपर्स तो हम कर ही रहे थे, देन हमारा ग्रीन कैप्सिकम हो गया, जुकिनी हो गया, पॉक चॉय हो गया, रेड कैबेज, एंड जितने भी हम अपने सैलेड्स में यूज़ करते हैं एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, वो सब हम ग्रो कर रहे हैं आजकल। एंड जो हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो मेरी सोच से एकदम अलाइन होती थी। मुझे हमेशा से एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग करनी थी, मुझे कभी भी वो ट्रेडिशनल सिस्टम से फार्मिंग नहीं करनी थी जिसमें हम वाटर बहुत वेस्ट करते हैं, है ना, हमारा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जाता ही नहीं है अच्छे से। तो हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसीलिए लगाया जिसकी वजह से हमारा एक टारगेटेड न्यूट्रिशन मिलता है। हम करीबन 90% वाटर सेव करते हैं उसमें, है ना। जहाँ हमें 2 दिन लग जाएगा 1 एकड़ की सिंचाई करने में, वहाँ हम 15 मिनट में पूरा एकड़ हम अपना फर्टिगेट कर लेते हैं। एंड इससे हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस तो इंक्रीज़ हुआ ही है एंड प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में रेट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं आजकल। तो इट्स बीन लाइक अ ग्रेट जर्नी, हमारा यहाँ तक का जो सफ़र आया है। अभी आई एम होपिंग कि हम आगे जाके और इसको बढ़ा सके काम को, एंड जितना हो सके हम सस्टेनेबली ग्रो करें।
हम वेस्टेजेस को छोड़ के हम ज़्यादातर कोशिश यही करते रहे कि हम अच्छे से इसकी ग्रोइंग करें एंड कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करें। एंड हमारा एरिया ऑफ लैंड, बिकॉज आगे टाइम आने वाला है जब हमारे पास एरिया ऑफ लैंड बहुत कम होगा एंड जो हमारी फूड सिक्योरिटी नीड्स हैं वो हम मीट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हम एक एरिया से जितना मैक्सिमाइज हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हम प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें एंड इसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। इस बार का रिपब्लिक डे का थीम भी विकसित भारत ही है एंड आई थिंक विकसित भारत तभी हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर को उतना हम विकसित करें, हम उसमें टेक्नोलॉजी लाएं, उसमें प्रोग्रेसिव सोच लाएं, हम अपने और फेलो फार्मर्स को भी इस चीज़ के बारे में और ट्रेन करें जिससे हम ट्रेडिशनल से ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मिंग की ओर अपना कदम रख पाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है अनुष्का आपसे बात करके। और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि आपको कैसे ये इनवाइट मिली, किस तरह से आपको ये पता चला और आपने कैसा महसूस किया उस वक्त? कल आपको जाना है, पूरी तैयारी कर ली होगी आपने। जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं जब कॉलेज में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं यहाँ से टिकट खरीद के जाती थी रिपब्लिक डे की परेड देखने एंड वो लाइन में लगना। एंड जब ये इनवाइट आया तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने कुछ अच्छा किया है, मतलब कि जो मुझे खुद से इनवाइट मिल रहा है इस परेड में आज जाके जो मैं यहाँ पे जाके विटनेस कर पाऊँगी। एंड आई थिंक आई वाज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे खुद से मंत्रालय से एक इनविटेशन मिला है एंड ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत ही बड़ी बात है, आपके लिए तो है ही, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। और सरकारी योजनाओं का कितना योगदान रहा आपकी इस जर्नी में? आई थिंक मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो सरकार की योजनाओं की वजह से ही आगे बढ़ पाए हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो पहली बार जब मैंने पॉली हाउस भी लगाया था तो मुझे 50% सब्सिडी मिली थी गवर्नमेंट से, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है एक फार्मर के लिए शुरुआत के लिए। एंड जब हमने ये दूसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंडर अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया उसमें भी 90% सब्सिडी थी। एंड इस बार तो हमारे लिए और भी अच्छा हो गया था क्योंकि हमें सिर्फ फार्मर का शेयर देना था। पहले एक वक्त था जब हमें शायद पूरा पैसा अरेंज करके फिर हमें बाद में सब्सिडी मिलती थी अपने अकाउंट में, बट इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फार्मर का शेयर देना था एंड दैट्स इट। एंड मेरा करीबन सिर्फ 20 दिन में ये पूरा सेटअप लग गया था एंड जिसकी वजह से हम एक टाइमली क्रॉप ले पाए एंड मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदा मिला उसकी वजह से। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि इस वक्त जितने भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं उन्हें भी उतनी ही अच्छी फीलिंग आ रही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का आपका, और आपने आज अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम किसान की बात से जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपका अपना ही कार्यक्रम। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में, और हमारे साथ विशेषज्ञ लगातार बनी हुई हैं डॉक्टर रुचि बंसल जी। और आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु परिवर्तन के परिवेश में बीज उत्पादन का बढ़ता महत्व। और मैं एक बार अपने किसान भाइयों की तरफ से मैम सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है और वन्य जीव प्रजाति का भी बहुत नुकसान हो रहा है, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है इतना, तो कैसे और किसान भाई क्या तैयारी करें कि जिनसे उनको वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है तो सुखाड़ से भी सामना करना है और बीजों का जो उत्पादन है उस पर भी सामना करना है, तो कैसे वो तैयारी करें? क्या संदेश आप देना चाहेंगी? देखिए, इस दिशा में एक तो जो मौसम आधारित कृषि है, बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। मौसम आधारित कृषि माने कि मौसम के पूर्वानुमान से जुड़े रहना। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो इसमें पिछले कुछ समय में काफी सुधार आए हैं। जो भी पूर्वानुमान हम सुनते हैं, मतलब हम देखते हैं कि वो अगर बारिश का पूर्वानुमान है तो देखने में आता है कि बारिश होती है। बिल्कुल। तो ये आपको एक मौसम आगे आने वाले, अगर आप रबी के मौसम में बुआई करना चाह रहे हैं या खरीफ के मौसम में बुआई करना चाह रहे हैं,
तो ये जो मौसम के पूर्वानुमान है, ये आपको एक अनुमान दे देते हैं कि मौसम आपका अगले 2, 3, 4 महीने में किस तरह से जाएगा। तो अगर मौसम में अगर तापमान और वर्षा की जो स्थिति है वो आपको सही नजर आ रही है, तो आप कोई भी अच्छी किस्म का बीज ले सकते हैं। बिल्कुल। या फिर अगर किसी इस तरह का पूर्वानुमान है कि आगे आने वाले समय में बहुत अधिक तापमान जाने वाला है, या बहुत अधिक बारिश होने वाली है, या सूखा आने वाला है, तो इसके प्रतिरोधी जो किस्में विकसित की गई हैं, बेहतर होगा कि आप उनका चुनाव करें। बिल्कुल। तो एक तो इसमें बीज का चुनाव बहुत बड़ा योगदान देता है। फिर अगर जैसे सूखे की स्थिति है, तो सूखे की स्थिति में आप किस तरह की कृषि कर रहे हैं, माने कि जैसे मल्चिंग का प्रयोग है, अपने जो मृदा है उसकी नमी को बनाए रखने के लिए, है ना, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपने फसल में विविधीकरण, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसलें लगाना। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई एक फसल वर्षा या सूखा या तापमान से अधिक प्रभावित हो जाती है, तो जो दूसरी फसल है वो आपको उत्पादकता दे सकती है। तो उस केस में आपका जो नुकसान है वो पूरी तरह नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ उत्पादकता मिल जाएगी, कुछ बीज मिल जाएगा। तो फसल का विविधीकरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो जो आपकी मृदा है उसका आप समय समय पर उसका आप परीक्षण कराते रहें और उसके अनुरूप ही आप उसको खाद और पोषक तत्व प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मृदा परीक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मृदा की परीक्षण अगर होती रहेगी तो उनको उनमें क्या पोषक तत्वों की कमी है उनको जानकारी रहेगा। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी। तो बिल्कुल, और एक बार अनुष्का जायसवाल जी का भी धन्यवाद करते हैं, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।